कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी लिखावट या हस्ताक्षर देखकर आपका भूत, वर्तमान और भविष्य बता सकता है? यही नहीं, आपकी उस लिखावट या हस्ताक्षर में बस थोड़ा सा परिवर्तन करा के आपकी तकदीर भी बदल सकता है। अब आपने भले कभी न सोचा हो, मगर ऐसा होता है। और ये कहना है प्रसिद्ध हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र का, जिन्होंने केवल इस अनूठी विद्या पर पुस्तक हस्ताक्षर बोलते हैं लिखी है। उत्तर प्रदेश के शहर फैजाबाद के निवासी डॉक्टर मिश्र ने 15 वर्ष की आयु से ही हस्ताक्षर देखकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी थी। श्री मिश्र ने अपनी कला को नई ऊंचाई दी और हस्ताक्षर के अलावा स्याही के रंग, जूते और चप्पल के आधार पर भी भविष्यवाणी करना आरंभ कर दिया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के कॉलम के अलावा रेडियो टेलीविजन के अनेकों कार्यक्रमों में भी अपनी इस कला को साझा करने वाले डॉक्टर मिश्र ने बृहद जनसेवा की भावना से मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया है और आने वाले जिज्ञासुओं की समस्या का समाधान बताते हैं। उनके प्रशंसक आज विश्व के कोने कोने में हैं। इन्होंने अपनी गहन शोध, ज्ञान और अनुभव से हजारों लाखों कोसों दूर बैठे व्यक्ति के बारे में बिना किसी अन्य जानकारी के मात्र हस्ताक्षर देखकर ही अनेकों सामान्य और मशहूर हस्तियों की किस्मत में बदलाव ला दिया है। साथ ही अनेकों सफल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवाणियां भी कर चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी लिखावट भी बदलती रहती है और साथ ही हमारी किस्मत भी। और दुनिया में ऐसा कौन है जो अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानना चाहता है? तो आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के जाने माने मशहूर हस्ताक्षर विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीपक मिश्र से। नमस्कार मिश्रा जी, मैं डेनमार्क से नमस्कार जी, बोल रहा हूँ और आपको मैं वेलकम करता हूँ इंडिया विजन के अंदर। बॉम्बे के बारे में बताइए थोड़ा सा, बॉम्बे में कैसा चल रहा है कोरोना जो क्राइसिस चल रहा है? जो बॉम्बे की स्थिति है, बॉम्बे की स्थिति थोड़ी सी जरूर खराब है और हिंदुस्तान की भी थोड़ी सी अभी मतलब थोड़ा सा खराब है कोरोना की स्थिति थोड़ी सी, लेकिन अभी कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा है। भारत सरकार ने अच्छे कदम उठाए हैं तो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जुलाई लास्ट तक थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा और धीरे धीरे इस कोरोना से न केवल भारत में पूरी दुनिया को थोड़ा रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। आपने एक किताब लिखी है हस्ताक्षर बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये हस्ताक्षर बोलते किताब मैंने 2001 में लिखी थी और इस किताब को लिखने की एक अद्भुत कहानी है। ये जब मैं 15 साल की उम्र में था तो मेरे पिताजी के पास 4 चिट्ठियां आई, 4 लेटर आए अलग अलग जगह से और मैंने देखा कि चारों की राइटिंग अलग थी। तो मैंने डैडी से पूछा किसकी चिट्ठी है, तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे दादाजी की एक चिट्ठी, एक तुम्हारे मामा जी की है, एक हमारी किसी फ्रेंड की है और एक को बोला कि हमको पता नहीं है किसकी चिट्ठी है। तो हमने बोला ये आपने ये कैसे जान लिया? तो उन्होंने बोला कि मैं सबकी राइटिंग पहचानता हूँ। तो उसी दिन से हमारे मन में जिज्ञासा है कि राइटिंग जब सबकी अलग होती है और जैसे उन्होंने दादाजी की चिट्ठी उठाई तो दादाजी का पूरा चेहरा उनके सामने आ गया, दोस्त की चिट्ठी उठाई तो पूरी दोस्त का चिट्ठी अरे पूरा वो चेहरा आ गया। तो मेरे मन में जिज्ञासा है कि जब आदमी की राइटिंग से ये जाना जा सकता है कि इस आदमी की राइटिंग है, तो उसी दिन से मैंने शोध करना चालू किया और धीरे धीरे मैंने हैंड राइटिंग के अलावा फिर मैं सिग्नेचर्स पे आ गया। तो मैंने देखा एक ही नाम के कई लोग होते हैं लेकिन सबकी सिग्नेचर्स अलग अलग होती है और सबकी सिग्नेचर्स अलग अलग होती है। अभी देखिए कुंडली एक जैसी बहुत मिल जाती है, न्यूमरोलॉजी में एक जैसे नंबर्स बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हस्ताक्षर किसी भी व्यक्ति की दुनिया में एक दूसरे के नहीं मिलते हैं। जैसे हस्ताक्षर जैसे आदमी करता है तो जैसे कलम पकड़ता है उसके अंगूठे का निशान उस कलम में पूरी आ जाती है। आप देखिए दुनिया के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सब सिग्नेचर्स के द्वारा ही होते हैं। बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर्स के द्वारा होते हैं, बड़े से बड़े समझौते जो होते हैं सिग्नेचर्स के द्वारा होते हैं। अगर कोई कानून बनता है और पार्लियामेंट में उस पर अगर सिग्नेचर्स हो गई तो कानून में तब्दील हो जाता है, सिग्नेचर्स नहीं हुई तो उसको कोई मान्यता नहीं होती है। जज साहब ने अगर कोई अपना जजमेंट सुनाया और जजमेंट के अंत में अगर वो सिग्नेचर्स नहीं करते हैं तो वो जजमेंट माना नहीं जाता है और अगर उन्होंने सिग्नेचर्स कर दी तो एक आदमी को फांसी हो जाती है, सिग्नेचर्स कर दी अपने जजमेंट में तो एक आदमी को छूट मिल जाती है। इसी तरह से अगर आपके बैंक में अगर करोड़ों रुपए जमा है और आप सिर्फ 1000-2000 के चेक अगर आप देते हैं और आपकी सिग्नेचर डिफर करती है तो बैंक वाले आपके चेक को पास नहीं करते हैं। तो मैंने देखा कि
आपके सिग्नेचर्स में ऐसी क्या ऐसी बात है कि सिग्नेचर से बड़े बड़े समझौते हो जाते हैं, आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। उसी पे मैंने शोध करना चालू किया और ज्योतिष से इसको जोड़ दिया। जब ज्योतिष से जोड़ा तो अब तक लगभग मैंने 9 लाख लोगों की सिग्नेचर्स देखी होंगी और 2001 के आसपास मैंने इस पुस्तक को लिखा। मेरे मन में जितनी जिज्ञासाएं थी या जितनी जानकारी थी, जितना मैंने शोध किया था, तो मैंने ये पुस्तक 2001 में लिखी और हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में ये पुस्तक है। मैंने देखा कि दुनिया में लगभग 18 तरह की सिग्नेचर्स लोग करते हैं, 18 तरह की सिग्नेचर्स करते हैं। उसी में लोगों का भविष्य छुपा होता है, उनके सिग्नेचर्स में व्यक्तित्व छुपा होता है, उनके हेल्थ की जानकारी छुपी होती है। सारी जानकारी जो सिग्नेचर्स के द्वारा ही आदमी प्राप्त कर सकता है। तो मैंने इस पे पुस्तक लिख डाली। जैसे डॉक्टर है, एक ईसीजी रिपोर्ट देखता है, उसको मालूम हो जाता है कि आने वाले समय में आपको हार्ट की परेशानी होने वाली है। इसी तरह सिग्नेचर्स में आदमी की देखा गया है कि पूरे जीवन में 6 से 7 बार चेंजेस आते हैं। जब आपके साथ कुछ खुशी होने वाली होती है तो सिग्नेचर में दूसरे चेंज आते हैं, जब आपको कुछ मुसीबत आने वाली होती है तो सिग्नेचर में चेंज आते हैं। ये सब मैंने शोध किया और फिर मैंने हस्ताक्षर बोलते पुस्तक लिखी। आज तक लगभग हमने हजारों लोगों क्या लाखों लोगों की सिग्नेचर को देखी है। उसमें सेलिब्रिटी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और राजनीति से भी जुड़े लोग हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे लोग आते हैं, हर क्षेत्र के लोग आते हैं और सबको हम एक भाव से सेवा देते हैं। कैसे पढ़ पाते हैं आप इन हस्ताक्षरों को? ये बहुत ही अद्भुत विद्या है और इसको मैं बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। जब मैं लगभग 15 साल की उम्र थी तब से मैं ये कर रहा हूँ जी। पूरी दुनिया से लोग हमको व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फैक्स से भेजते हैं। आपको अक्सर मीडिया वाले, न्यूज चैनल्स वाले काफी बुलाते रहते हैं अपने शोज में। हाँ जी, क्योंकि ये नई साइंस है, ये नई साइंस है, इसको ज्योतिष से मैंने जोड़ रखा है। मिश्रा जी, आपने इसको एक साइंस कहा है, आप इसको साइंस कैसे कह रहे हैं? साइंस इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये बिल्कुल परखी हुई विद्या है और परखी हुई साइंस है। जैसे जब आदमी को कोई दिक्कत आने वाली होती है, उसकी सिग्नेचर में टूटन आ जाती है। जैसे मेडिकल साइंस में अगर कोई परेशानी आने वाली होती है तो उसकी ब्लड रिपोर्ट में खराबी दिखाई देती है और उसके ईसीजी में खराबी दिखाई देती है, या उसके जो और ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर करते हैं तो जो रिपोर्ट्स देख के ही वो जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, इसी तरह सिग्नेचर्स में लड़खड़ाहट आ जाती है। सिग्नेचर्स में वो लड़खड़ाहट कम हो जाती है। जब अच्छी बात होने वाली होती है तो सिग्नेचर्स उनकी चेंज हो जाती है, और जब कुछ दुर्घटना होने वाली होती है तो उसमें सिग्नेचर चेंज हो जाती है। इसी को, क्योंकि ये वैज्ञानिक आधार पे, क्योंकि इसको मैंने ज्योतिष से जोड़ा है और ज्योतिष से जोड़ा है तो जितनी प्रेडिक्शन की जा सकती है किसी फलित ज्योतिष से या किसी अन्य ज्योतिष से, हाथ देख के, पामिस्ट्री से, उससे कहीं ज्यादा सिग्नेचर्स के द्वारा अगर भविष्यवाणी की जाती है व्यक्ति के बारे में तो ज्यादा सही उतरती है। क्योंकि मैंने वैज्ञानिक इसलिए इसको बोला क्योंकि किसी की जैसे जन्म तारीख नहीं है तो उसकी कुंडली सही नहीं होती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं मालूम है तो उसको अपने भविष्य के बारे में सही जानकारी नहीं होती। फिर ज्योतिष लोग बोल देते हैं कि आपकी गणना तो इसलिए गलत हो गई क्योंकि आपकी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं। लेकिन सिग्नेचर तो आदमी तो तुरंत करता है ना, स्वयं करता है और सामने करता है या खुद की उसकी साइन होती है, तो इसमें सच्चाई ज्यादा आती है और वैज्ञानिक पद्धति को हम मान्यता देते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से सिग्नेचर सर आपने की, आपकी लिखावट है, आपने कलम आपकी है तो, और आपने ही सिग्नेचर्स की है, तो ये इस पे कहा गया फलकथन ज्यादा सही आता है, वैज्ञानिकता के आधार पे ज्यादा सही होता है। आप देख लीजिए दुनिया के कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो सिग्नेचर्स में उनके 6 से 7 बार चेंजेस आते हैं, और जब आप स्वयं शोध करें, दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं कि जब जब कोई मुसीबत आती है लोगों की सिग्नेचर में बदलाव देखी गई है, लिखावट में बदलाव देखी गई है। सर, आपने कहा है कि स्याही से फर्क पड़ता है, अगर काले रंग से स्याही से करें तो उससे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ता है या ब्लू रंग से करें, ऐसा क्यों? एक रिसर्च के द्वारा हमने अब तक जितनी सिग्नेचर देखी है लोगों के, कि हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा देखी है, ये जो काली रंग की स्याही होता है, ऐसा व्यक्ति आत्मबली होता है, थोड़ा सा अपने काम के प्रति जिम्मेदार होता है, अपनी फैमिली से दूर रहता है। इसका एक कारण है, ब्लैक रंग की जो स्याही होती है, जो ब्लैक कलर होता है, वो ब्लैक कलर अपने प्रति ज्यादा आदमी जागरूक रहता है, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, और अपने कॉन्फिडेंस को ज्यादा डेवलप करता है। और जैसे ब्लू कलर एक जनरल इंक होती है, जो सामान्य लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं। ब्लैक कलर वो यूज करते हैं जो अपने पिता से, माता से, अपने परिवार से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं और अपने काम के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं, जिम्मेदार रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव के रहते हैं, सेल्फ मेड मैन होते हैं, वो ब्लैक रंग की स्याही ज्यादा यूज करते हैं। ये देखा गया है। अभी जैसे यूरोप में है ज्यादातर लोग ब्लैक यूज करते हैं, इंडिया में है ब्लू यूज करते हैं,
बहुत से लोग रेड कलम यूज करते हैं, बहुत से लोग ग्रीन कलम यूज करते हैं, लेकिन स्याही जब आप सिग्नेचर्स करते हैं तो किस कलर की स्याही से करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, और किस तरह की कलम यूज करते हैं। बहुत से लोग फाउंटेन पेन यूज करते हैं, बहुत से लोग इंक वाली पेन यूज करते हैं, बहुत लोग बॉल पेन यूज करते हैं। और ये भी देखा गया है इस साइंस में कि बहुत से लोग देखिए अलग अलग तरह की कलमें यूज करते हैं। बहुत लोग बहुत महंगी कलम यूज करते हैं, बहुत लोग बहुत सस्ती यूज करते हैं, बहुत लोगों की कलम बार बार खो जाती है, बहुत लोगों को कलम रखने का, संग्रह करने का शौक होता है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अपने पास पेन नहीं रखते जेब में, कहीं जाते हैं तो दूसरे से पेन लेते, पेन देना मेरे जरा सिग्नेचर करना है या कुछ लिखना है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कैसे पता कर सकते हैं आप? जो मेरी पुस्तक है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो मेरी पुस्तक हस्ताक्षर बोलते हैं, इसमें मैंने पेन के संबंध में 4 खंड दिए हुए हैं। जो लोग बॉल पेन यूज करते हैं स्याही वाली, जो लोग फाउंटेन पेन यूज करते हैं, जो लोग कलमों का संग्रह करते हैं, जो लोग नाना प्रकार की कलम यूज करते हैं, जो कलम मिल गई जहां भी मिल गई वैसा यूज कर लिया, उनका व्यक्तित्व अलग होता है। और जिन लोगों की कलम बहुत खोती है उनका व्यक्तित्व भविष्य अलग होता है। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, जो लोग नहीं यूज करते, कोई भी यूज कर लिया पेन, ऐसे लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, हरफनमौला होते हैं, समाज के बनाए नियमों के अनुकूल काम नहीं करते हैं, अपनी धुन वाले होते हैं, अपने कुल का नाम रोशन करते पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के कुछ गिने चुने वर्गों में होता है। आप देखिए, जो लोग कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, अभिनेता होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, ऐसे लोग अपने पास कलम नहीं रखते हैं, जिसकी कलम मिल गई उसी से ऑटोग्राफ दे दिया। तो ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है, हरफनमौला होता है और समाज के लिए कुछ काम करके जाता है। तो ये देखा गया, जो लोग किसी भी विशेष प्रकार की कलम यूज नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के गिने चुने वर्गों में आते हैं। ये मेरा रिसर्च है। और आप देखेंगे आज के बाद जिसको जिसको ये पता लगेगा वो खुद अनुभव करेगा कि कलमों के द्वारा आपके व्यक्तित्व के साथ साथ आपके भविष्य की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अगर स्वतंत्र काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, बिजनेस अगर करते हैं तो प्रॉपर्टी का कर लें, देश विदेश का कर लें, खाने पीने का कर लें, और नहीं तो कलाकार, राजनेता, खिलाड़ी वर्ग इसमें ज्यादा आते हैं। अब बात करें, आपने एक भविष्यवाणी की थी, हिंदुस्तान चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चली उसके बारे में एक भविष्यवाणी की थी। आइए सबसे पहले दर्शकों को वीडियो दिखाते हैं। इस समय वर्तमान में जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो आपसी संघर्ष चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसके बारे में सभी दर्शकों को ये जिज्ञासा जरूर होगी, क्या भारत और चाइना का युद्ध होगा? दर्शकों, जो वर्तमान में स्थिति बन रही है ग्रह चाल की, उस हिसाब से बताया जा सकता है कि भारत और चाइना के बीच ये जो विवाद चल रहा है, सीमा का विवाद चल रहा है, और हमारी गणना के अनुसार कि भारत और चाइना का जो अगर युद्ध की संभावना थोड़ा सा कम बनती है। दर्शकों, यह हस्ताक्षर विज्ञान के द्वारा बता सकते हैं कि आप ये देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी की सिग्नेचर जो है ये प्रबल भाग्यशाली है। ऐसा व्यक्ति अपने दुश्मन को, अपने शत्रु को कभी छोड़ने वाले नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सिग्नेचर मैं आपको बताता हूं, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सिग्नेचर्स और इनकी सिग्नेचर्स एक जैसी मेल खाती है। सिग्नेचर विज्ञान में जहां तक मैंने अध्ययन किया 35-40 सालों से, कि ऐसे व्यक्ति को सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति अपने दुश्मन को कभी बख्शता नहीं है। और अगर इसके साथ युद्ध होता है, इनके राष्ट्र के साथ युद्ध होता है, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण किया, शायद इसी तरह की ऐसी परिस्थिति चाइना के साथ उत्पन्न हो सकती है। अगर हिंदुस्तान और चाइना के साथ, तो चाइना को भारी नुकसान होगा, हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन चाइना को भारी नुकसान होगा और चाइना को कुछ भागों में बंटना पड़ेगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, जब भी युद्ध होगा चाइना और भारत का, तो चाइना को काफी नुकसान करना पड़ेगा। दर्शकों, यह हस्ताक्षर विज्ञान के द्वारा किसी भी व्यक्ति के बिना उनकी डेट की जानकारी, बिना उनकी कुंडली के, उसके बारे में भूत, भविष्य और वर्तमान बताया जा सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर्स और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष के सिग्नेचर्स को हमने मिलाया और देखा, दोनों का मिलान करके देखा, तो वर्तमान में जो स्थिति बनती है, भारत के प्रधानमंत्री की सिग्नेचर्स ऐसी है कि वो अपने दुश्मनों को बख्शने वाले नहीं हुए, और चाइना के राष्ट्राध्यक्ष सिग्नेचर बनती है ऐसा व्यक्ति को बुढ़ापे में और अंतिम समय में और कार्यकाल में उनको कुछ नुकसान का सामना करना पड़ता है, उनके गलत डिसीजन की वजह से, उनके परिवार को, उनके खुद के स्वास्थ्य में और खुद के देश के लिए। तो दोनों की सिग्नेचर मिला के कहा जा सकता है कि अगर युद्ध होता है तो चाइना को काफी नुकसान हो, चाइना जरूर बढ़ जाएगा, हिंदुस्तान हावी रहेगा, हिंदुस्तान चाइना के ऊपर हावी रहेगा और चाइना को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। ये सिग्नेचर बताती है। दर्शकों, भारत
और चाइना के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की भी हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर देखने से पता लगता है, आप देख सकते हैं उनकी सिग्नेचर काटने वाली है। काटे ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने दुश्मनों को परास्त नहीं कर सकता है, वो किसी न किसी का सहायता लेता है। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि हिंदुस्तान की मदद से चाइना को सबक सिखाया जाए। जिस व्यक्ति की सिग्नेचर कांटेदार होती है वो सामने सामने युद्ध नहीं कर सकते, सामने सामने नहीं आ सकते हैं। वो किसी के कंधे पे, ऐसे व्यक्ति किसी के कंधे पे बंदूक रख के अपना निशाना साधते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर पता लगता है, अगर ये युद्ध होता है तो ये सिर्फ भारत को सपोर्ट करेंगे और भारत को उकसाने का काम करेंगे, भारत को सपोर्ट करेंगे, भारत को उकसाने का भी काम करेंगे, क्योंकि भारत ही चाइना से बदला ले सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर से पता लगता है कि अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष स्वयं आगे आके कुछ नहीं करेंगे, किसी के दूसरे के माध्यम से ये मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। तो शायद हो सकता है इस युद्ध में अमेरिका भारत की थोड़ी मदद करे, भारत को उकसाए, भारत को आत्मिक बल देने की कोशिश करे, जिसकी वजह से अमेरिका भी अपने दुश्मन को परास्त करने, जो चाइना उसका दुश्मन है, तो उसको परास्त करने में आगे बढ़े। तो दर्शकों, अंत में हम बता सकते हैं, भारत और चाइना का अगर युद्ध होता है, युद्ध की संभावना, छोटे मोटे युद्ध की संभावना बनती, छद्म युद्ध की संभावना बन रही है, नहीं तो आपसी बातचीत के द्वारा युद्ध की संभावना को भी कम हो सकता है। अगर युद्ध हुआ, मैं बोल रहा हूं, तो भारत विजयी होगा, चाइना के टुकड़े होंगे, भारत के राष्ट्राध्यक्ष अपनी विजय पताका फहलाएंगे। अगर युद्ध होता है तो भारत पहल कर सकता है और इस युद्ध में भारत को सफलता मिलेगी। हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये जो युद्ध होगा छोटा युद्ध होगा और इसमें भारत की विजय होगी। आपने इसके बारे में जो भविष्यवाणी की है उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल, हम ये बताना चाहेंगे। अभी यूट्यूब पे बाकी दुनिया में चाइना और भारत को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां चल रही थी कि विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, न्यूक्लियर वार हो जाएगा, और मतलब बहुत सी भविष्यवाणी आ रही थी। हमने तुरंत इस पे शोध किया और तुरंत देखा कि सिग्नेचर्स देख के ये मैनिपुलेट किया। सिग्नेचर्स उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर देखी जाती है जिस देश के बारे में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं पृष्ठ कुंडली। तो मैंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिग्नेचर देखी और चाइना के जो वहां के लीडर है उनकी सिग्नेचर देखी, ये मैंने मिलाया तो मैंने ये देखा भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके सिग्नेचर, इनके हस्ताक्षर श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इनकी सिग्नेचर से मेल खाती है, सिमिलर सिग्नेचर से मैंने दिखाया भी है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अपने मान सम्मान के ऊपर अगर कोई आंच आता है तो उसको दुश्मन को बख्शने वाले नहीं होते हैं। तो ये मैंने सिग्नेचर देख के मेल करके बताया। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सिग्नेचर ये दिखाती है कि अगर ऐसे व्यक्ति युद्ध में जाते हैं, अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ते हैं, तो ये दूसरे देश का बंटवारा कर देते हैं या अपने दुश्मनों पे हावी रहते हैं। इसी तरह से चाइना के जो राष्ट्राध्यक्ष, उनकी मैंने सिग्नेचर देखी, जिनपिंग साहब की, तो उन्होंने उनकी सिग्नेचर्स में ऐसा दिखाया कि उनकी लास्ट के सिग्नेचर्स के जो शब्द हैं वो नीचे को जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में, अंतिम समय में या शासन के अंतिम समय में कुछ गलत डिसीजन के कारण उनको बाधाओं का सामना करना पड़ता, उनको, उनके परिवार को। तो उस आधार पे हमने देखा कि दोनों के सिग्नेचर्स मिला के मैंने देखी कि अभी युद्ध तो नहीं होने वाला, छद्म युद्ध, छोटे मोटे युद्ध हो सकते हैं, कोई मेजर युद्ध नहीं होने वाला, विश्व युद्ध नहीं होने वाला। तो ये प्रेडिक्शन मैंने डाली और बहुत से लोगों ने बोला था मई में, जून में, जुलाई में विश्व युद्ध चालू हो जाएगा और इसमें अमेरिका सहयोग करेगा भारत को। हमने अमेरिका के राष्ट्रपति की भी सिग्नेचर मैंने देखी, तो उनकी सिग्नेचर ये बताती कि वो सामने से युद्ध नहीं कर सकते हैं। उनके राष्ट्राध्यक्ष के सिग्नेचर ऐसे बोलती है कि वो सामने से युद्ध नहीं कर सकते, वो किसी के सपोर्ट से ही, किसी के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने हिंदुस्तान को सपोर्ट करने में ज्यादा भलाई समझी। तो ये सब हमने कैलकुलेशन निकाला कि अभी ना तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सिग्नेचर से पता लग रहा है कि युद्ध की कोई ऐसी संभावना बनती है, ना चाइना के राष्ट्राध्यक्ष की सिग्नेचर से पता लगता कोई युद्ध की संभावना बन रही है, और ना ही अमेरिका के राष्ट्र अध्यक्ष की सिग्नेचर से पता नहीं लगता कि कोई विशेष युद्ध होने वाला। तो हमने प्रेडिक्शन की अगर युद्ध होगा तो छद्म युद्ध होगा, 2-4 दिन का, 5 दिन का, लेकिन कोई न्यूक्लियर वार, कोई वर्ल्ड वार नहीं होने वाली। उस आधार पे मैंने प्रेडिक्शन की है और ईश्वर चाहेगा तो शायद प्रेडिक्शन सही भी होगी। कोई विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। संसार के लोगों को हम बता देना चाहेंगे छोटे मोटे युद्ध जरूर होंगे। भारत को अपने पड़ोसी देश के साथ छोटा सा युद्ध करना पड़ सकता है, अब वो पड़ोसी देश कोई भी हो सकता है। अब आइए बात करते हैं कोरोना क्राइसिस की। आपने इसके बारे में कोई भविष्यवाणी की थी पहले? जी, इसके बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी ये कुछ मैगजीनों में छपी थी जनवरी माह में। जैसे हर साल हम करते हैं कुछ भविष्यवाणियां, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि इस साल
14 जनवरी से लेकर जून तक के बीच में मानव जात के ऊपर कोई बीमारी के द्वारा, किसी आपदा के द्वारा पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ भीषण परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये मैंने प्रेडिक्शन की थी कि बीमारी से, कुछ बीमारी के द्वारा पूरे मानव जात, पूरे संसार के लोग प्रभावित होंगे और जून तक का समय काफी खराब मैंने की थी प्रेडिक्शंस। लेकिन ये कब खत्म होगी, इस प्रेडिक्शन को कर पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि बहुत से लोगों ने प्रेडिक्शन की है, तो इस पे, क्योंकि ये प्रेडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है सर कि कब खत्म होगी। लेकिन फिर भी मैंने ये प्रेडिक्शन की थी जनवरी से लेकर जून के मध्य में मानव जात के ऊपर किसी बीमारी के द्वारा पूरी दुनिया के लिए हाहाकार मचेगा और बीमारी होगी। ये मैंने प्रेडिक्शन की थी और इसकी कटिंग है और ये पेपरों में काफी आया हुआ था। डेनमार्क और भारत के संबंध, राजनीतिक संबंध के बारे में कुछ आपने रिसर्च की है? जहां तक डेनमार्क और भारत के संबंधों के बारे में मैंने थोड़ा जरूर देखा हुआ है कि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष, मतलब हिंदुस्तान के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री ही मानते हैं, वैसे तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन मेन पावर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर्स और आपके यहाँ के प्रधानमंत्री सिग्नेचर्स, इस समय हमने देखा दोनों का मिलाया हुआ है कि दोनों की सिग्नेचर मेल खाती है। तो लिहाजा अगर डेनमार्क के संबंध बहुत दिनों से अच्छे नहीं, तो 2-4 सालों में संबंध अच्छे होना चालू हो जाएंगे। और ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि आने वाले समय में मार्च 2021 के बाद भारत और डेनमार्क के संबंध व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत मधुर संबंध हो जाने की उम्मीद है। और ये हो जाएगा, आप देखिएगा 2021 भारत और डेनमार्क के लिए जो सारी गिले शिकवे हैं शायद कम हो जाएं। 2021 खत्म होते होते दोनों राष्ट्रों में समझौता, आपसी दोस्ताना और सारे गिले शिकवे खत्म होने की पूरी उम्मीद है सर। संबंध तो यहाँ के राजदूत बनाते हैं। भारत के राजदूत अजीत गुप्ते यहाँ डेनमार्क में हैं और डेनमार्क के राजदूत हिंदुस्तान में स्वेन स्वाने हैं। तो आपने उनकी सिग्नेचर को स्टडी किया है? मैंने गुप्ता साहब की सिग्नेचर देखी हुई है, लेकिन डेनमार्क के राजदूत की सिग्नेचर मेरे पास नहीं है। उनकी फोटोग्राफ मैंने देखी हुई है, और यहाँ के भी जो राजदूत डेनमार्क में है गुप्ते साहब, उनकी देखी हुई। तो दोनों की फेस रीडिंग से भी पता लगता है कि आपसी संबंध बहुत अच्छे होने की उम्मीद तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन संबंध सुधरने की उम्मीद जरूर बोल सकते हैं। दोनों के संबंध सुधरेंगे और मार्च के बाद ये संबंध आपस में सुधरेंगे। दोनों तरफ से दोनों के राजदूत आपसी कुछ समझौते के द्वारा या कुछ अपने पावर और विवेक का इस्तेमाल करके दोनों देशों के साथ समझौता जरूर सुधरेगा। और आने वाले समय में 2021 दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा। और ये हम बोल सकते हैं कि दोनों देशों के राजदूत जो हैं वो आपसी समझौते के द्वारा या कुछ ऐसे निर्णय लेंगे, कुछ ऐसे सहयोगात्मक काम करेंगे कि दोनों देशों के बीच जो आपसी थोड़ा सा मनमुटाव है उसकी दूरियां जरूर कम होगी। मैंने सिग्नेचर मैंने गुप्ता साहब की देखी हुई है, लेकिन डेनमार्क के उनकी नहीं देखी हुई है। तो फोटोग्राफ उनकी देखी हुई है, तो लिहाजा उनके फोटोग्राफ फेस रीडिंग से ही पता लगता है कि समझौते आगे होंगे, जरूर होंगे और संबंध अच्छे बनेंगे। अच्छा, अब आइए बात करते हैं कपड़ों की और जूतों की। आपने जूतों के बारे में लिखा कि जूतों से भी आदमी की पहचान हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, ये मैं थोड़ा बचपन से ही बड़ा जिज्ञासु किस्म का व्यक्ति रहा हूं, तो हर चीज में खोज करता हूं। तो मैंने ये देखा जब सिग्नेचर्स के द्वारा हर आदमी सिग्नेचर्स लिखावट अलग अलग होती है, तो मैंने ये मार्क किया कि हर आदमी के जूते और चप्पल अलग अलग किस्म के होते हैं। हर को पसंद अलग अलग किस्म के जूते होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग तरह से। कोई फीते वाले जूते पहनता है, कोई पंप शू पहनता है, कोई ब्लैक शू पहनता है, कोई ब्राउन, कोई बहुत से अलग तरह के शू पहनता है। किसी की हिल ज्यादा होती है, किसी की हिल कम होती है, किसी के जूते बार बार खो जाते हैं, किसी के जूते जल्दी टूट जाते हैं, किसी के जूते बहुत दिन तक नहीं टूटते हैं। मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोग रोज पॉलिश करते हैं, बहुत से लोग एक ही बार पॉलिश करते हैं। तो इस सब पे मैंने रिसर्च किया और देखा कि हर आदमी का जूता और हर आदमी का चप्पल उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसके भविष्य, वर्तमान और भूत की जानकारी देता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, हर आदमी को मैंने ये देखा हुआ है। और किसी भी व्यक्ति के जूते या चप्पल को देख के हम बता सकते हैं उसने यूज किया हो वो जूते चप्पल 2-4-6 महीने यूज किया हो, बिल्कुल उसके नए ना हो। तो अगर 5-6 महीने पुराने जूते हैं और ये चप्पल यूज किया, उस चप्पल या जूते को अगर हमको दिखा दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम और अंदाजे से उम्र बता दी जाती है, तो मैं बता सकता हूँ उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ, उसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और आने वाली जो बाधाएं होती हैं उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। जितना ज्योतिषीय आधार बताया जा सकता है इस पे बताया जा सकता है। आप स्वयं देखें, दुनिया के कोई भी व्यक्ति देखें कि हर आदमी को अलग अलग तरह के जूते और चप्पल पहनने का शौक होता है। जो आदमी आगे से पॉइंटेड शू पहनते हैं, वो आदमी आगे से गोल शू
नहीं पहन सकते आगे से, जिनका राउंड में होता है। जो आदमी हिल वाले पहनते हैं वो आदमी फ्लैट नहीं पहनते हैं। जो आदमी लेस वाले जूते अगर यूज करते हैं वो आदमी बिना लेस वाले जूते नहीं पहनते हैं। अक्सर देखा गया है बहुत से लोग होते हैं कि तरह तरह के जूते पहनते हैं, तरह तरह के जूते पहनते हैं और उनका व्यक्तित्व, उनका भाग्य अलग होता है। जैसे मैंने कलम में देखा, वैसे जूते चप्पल बताते हैं आपका व्यक्तित्व और आपका भविष्य। ये भी मेरे लेख आए हैं, इस पे भी आने वाले समय में मैं पुस्तक लिखूंगा। हर आदमी का व्यक्तित्व उसके जूते चप्पल, उसके कपड़े से, उसके खाने पीने के ढंग से सबसे पता लगता है। तो जूते चप्पल के द्वारा भविष्य पता लगता है। और आप ये मान के चलिए 80 से 90% बातें सही होती हैं। मैं बिना किसी को देखे हुए दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके जूते चप्पल से उसके व्यक्तित्व, उसके कैरियर, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी हेल्थ के बारे में बताया जा सकता है। और ये आम लोग भी देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो उनको पता लगेगा। हिंदुस्तान में जो राजनीति से जुड़े हुए लोग होते हैं वो पंप शू पहनते हैं, बिना लेस वाले पहनते हैं। जो ऑफिसर ग्रेड के लोग होते हैं वो लेस वाले पहनते हैं। और जो मिक्स पहनते हैं वो भी राजनीति से जुड़े होते हैं, कलाकार से जुड़े होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो जूते बताते हैं व्यक्तित्व और भविष्य। ये भी मेरी पुस्तक जल्दी आने वाली है और इससे पूरी सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। ये आधुनिक ज्योतिष है, ये आधुनिक ज्योतिष है जिसमें ना कुंडली का लेना देना है, ना न्यूमरोलॉजी का कुछ लेना देना है। आपके कपड़े, आपके जूते, आपकी सिग्नेचर से आपका व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का आईना होती है और भविष्य की जानकारी होती है। ये एक रोचक साइंस है। आपने बोला कि ये साइंस है, तो इसके बारे में आपने सोचा है कि अगर साइंस है तो आपके पास कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे इसको सीखने के लिए? तो मैंने ये एक शोध करके ये चीज विषय निकाला है। जितनी मेरी जानकारी, जितना मेरा शोध है उसके अनुसार मैंने इसको ज्योतिष से जोड़ा हुआ। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय अगर इस पे रिसर्च करते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सर, ये जो पहली शोध होती है, पहला जो खोज होती है, वो पूरी परफेक्ट नहीं कही जा सकती है, लेकिन उस खोज को अगर तराशा जाए और तराशा जाए, उसके ऊपर काम लगे, लोग काम करें। अब दुनिया के किसी भी कोने में ज्योतिष के ऊपर इस संस्था को या किसी ज्योतिष को कोई भी ग्रांट नहीं मिलती, कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिलती, कोई भी सरकार हो। उसके बाद उम्मीद करते हैं ज्योतिष से कि ये 100% सही हो। ज्योतिष के ऊपर और इस साइंस के ऊपर अगर दुनिया के लोग कुछ पैसे खर्च कर सकें, इनके शोध पर खर्च कर सकें, तो आने वाले समय में आप देखेंगे इस साइंस को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। और इतना ही नहीं, अपने हस्ताक्षर में चेंज करके, अपने जूते चप्पल में चेंज करते आने वाली समस्या से उसमें छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आपको बहुत सफलता नहीं मिल रही है, आपकी शादी रुकी हुई है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी बीमारी बहुत दिनों नहीं हो रही जा रही है, तो इन सब समस्याओं को आपके सिग्नेचर्स को चेंज करके, आपके जूते चप्पल को चेंज करके और आपके रहन सहन को चेंज करके चेंज किया जा सकता है। सर, आप जैसे सिग्नेचर आप चेंज करेंगे, आपके व्यक्तित्व में, आपके भविष्य में और आपके वर्तमान में और आपके स्वभाव में चेंज आ जाता है। और जब आपके व्यवहार में चेंज आएगा तो आपके भविष्य में जरूर चेंज आएगा। ये बिल्कुल आजमाया हुआ। आप अपनी सिग्नेचर चेंज करिए, अपनी किस्मत में आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त करिए। मैंने लोगों को सजेशन देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हस्ताक्षर चेंज करें, अपना व्यक्तित्व और भविष्य दोनों चेंज करें। लोगों ने फायदा उठाए हैं, मेरे पास बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को काफी फायदा हुआ है। इसी तरह से, क्योंकि जब सामने प्रत्यक्ष इसका प्रमाण आता है, जब प्रत्यक्ष लाभ होता है, तो इसको साइंस की श्रेणी में रखा जाता है। इसको कोई गूढ़ विद्या या कोई कपोल कल्पनी बातें नहीं। आपके प्रेजेंट टाइम से अच्छी नहीं जा रही है, जैसे आपका वर्तमान में समय अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप थोड़ा सिग्नेचर चेंज करें, स्याही चेंज करें और कलम चेंज करें। आप देखें आपके व्यक्तित्व में, आपके किस्मत में जो रुकावटें आ रही हैं, आशा के अनुकूल सफलता मिल जाएंगी। और इसमें ना किसी ज्योतिष की जरूरत है, ना किसी तंत्र की, ना किसी मंत्र की। सिर्फ आपके मात्र एक सिग्नेचर, स्याही और कलम को चेंज करिए, अपना भाग्य चेंज करके देखेंगे। और 40 से 60 दिन के अंदर देखा गया है कि परिवर्तन होते देखा गया। सर, तो आपको एक सिग्नेचर को स्टडी करने में कितना टाइम लगता है? हमको एक सिग्नेचर को स्टडी करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट मैक्सिमम लगते हैं। किसी भी व्यक्ति की सिग्नेचर आप दिखा दें, हम आपको बताना चालू कर दें। हमको 4 से 5 मिनट लगते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगते सर। और आपने बोला कि आपके पास लोग आते हैं सलाह लेने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए। बड़े बड़े लोग भी आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं, तो उनको आप समाधान उसी टाइम दे देते हैं? हाँ, मेरे साथ ये है कि मैं उसी समय समाधान दे देता हूँ, उसी समय। फिर दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती है। उनका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोल के दे देता हूँ, लिख देता हूँ। और उसके बाद दोबारा कोई क्वेश्चन पूछना, वो पूछते रहते हैं फोन से हमको। और ये है। और आप ये मान के चलेंगे
कि उनको लाभ होता है। और आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि अगर ये साइंस और इस विद्या को हमने हिंदुस्तान के बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए काम किया हुआ है। MBBS MD डॉक्टर जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनके लिए मैंने काम किया है। मैक्लॉड के लिए काम किया है, और एरेस्टो के लिए काम किया है, और अभी भारत सीरम के लिए काम किया है। इनके MBBS MD जो डॉक्टर होते हैं, उनकी सिग्नेचर्स कंपनी हमसे उनको सिग्नेचर लाती है एज ए गिफ्ट। उनकी सिग्नेचर एनालिसिस हमसे करवाती है, और मैं वो सिग्नेचर एनालिसिस करके और डॉक्टर लोगों को बिना देखे हुए उनके बारे में लिख के भेजता हूँ। आप ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि उन लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आता है, फिर वो डायरेक्ट हमसे अपने बच्चों की दिखवाते हैं और लोगों को दिखवाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग हमसे अपनी सेवाएं लेते हैं, और पढ़े लिखे लोग, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं, अभिनेता, उन लोगों को अच्छा लगता है कि मात्र सिग्नेचर से ही किसी के बारे में कैसे बताया जा सकता है। तो उनकी जिज्ञासा रहती है। हमें, और ये साइंस को मैंने एज ए मस्ती लिया था, एज ए शौक लिया था, फिर मैंने एज ए प्रोफेशन कर लिया, और इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां, मेडिकल कंपनियों के लिए, मैंने डॉक्टरों के लिए बहुत काम किया है। आइए वापस आपके बचपन की तरफ चलते हैं। आपने कहा कि 15 साल की उम्र में आपके उसको ऊपर रिसर्च चालू की। जब मैं 15 साल की उम्र में था तो मैंने ये रिसर्च चालू की। तो पहले गलत होती थी, फिर सही होती थी, फिर मैं लोगों से पूछता था कि आपके बारे में मैंने जो बताया सही कि नहीं, फिर मैं उसको लिखता जाता था। फिर मैं धीरे धीरे मैंने बहुत से लोगों की बहुत गलत हुई, बहुत सही हुई। फिर धीरे, जैसे अभ्यास होता है ना, किसी भी चीज को रिसर्च करते करते, कोई भी बड़ा वैज्ञानिक होता है या कोई काम करता, तो एक ही बार में सफल नहीं होता। बहुत से उसके रिसर्च खराब होते हैं, बहुत बार असफल होता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने मन में लगन कर लिया कि अब हमको ज्योतिषी बनना है, और एक ऐसी ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाना हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की वजह से पूरी दुनिया में जाए, कि लोग आराम से इस विद्या को और अपनी आने वाली डेस्टिनी को कैसे पढ़ सकते हैं बिना किसी अन्य जानकारी के या बिना किसी शास्त्र के। तो इस पर मैंने रिसर्च किया। तो पहले ऐसा होता, पहले मैंने भविष्यवाणियां की, कुछ सही हुई, कुछ गलत हुई। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने 17 साल की उम्र में मेरी प्रेडिक्शन आना चालू हो गई थी अखबारों में, और सही भी होती थी, काफी सही होती थी। तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, और मैं भी आश्चर्यचकित रह जाता कि ये कैसे। फिर मैं धीरे धीरे, पहले हमको लगते थे 7 से 10 मिनट लगते थे एक सिग्नेचर को देखने, फिर धीरे धीरे अभी तो 3 से 4 मिनट मुझको लगते हैं। और फिर मैं धीरे धीरे समाज में लोगों के सामने बताने लगा, मोहल्ले में बताने लगा, शहर में बताने लगा, अपने कॉलेज में बताने लगा। तो हमको इस विद्या से इतना फायदा हुआ कि जब मैं कॉलेज में गया और यूनिवर्सिटी में गया, तो मैं अपने टीचर लोगों की सिग्नेचर देखता था, तो वो हमारी और उनके बारे में बताता था, बातें सही होती थी, तो हमको बहुत सपोर्ट कर देते थे। हमको पढ़ाई में, हमको क्वेश्चन हेल्प कर देते थे, हमको मार्क्स देने में हेल्प कर देते थे। और इसी विद्या की बदौलत मुझको स्पोर्ट्स में अच्छी स्थान मिल जाता। मैं स्पोर्ट्समैन था, तो अच्छी जगह हमको, मतलब हमारा सिलेक्शन लोग कर लेते थे कि भाई ये तो सिग्नेचर वाला है, उसके बारे में बताएं। तो इस विद्या से हमको फायदा बहुत हुआ। लोगों ने इंकरेज किया, लोगों ने, मेरे शहर के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने इस पे कभी हंसी नहीं किया, उन्होंने इंकरेज किया कि अच्छा चलो आगे बढ़ो। मेरे पिताजी ने कभी हमको ये नहीं बोला कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। उन्होंने मतलब जो बनना हो बनो। तो उन्होंने बोला कि आपको जो करना। तो मैंने इस विद्या को, जब इससे मुझको पैसे मिलने चालू हो गए, लोगों की शोहरत मिलने चालू हो गई, वाहवाही, तो मैंने इस विद्या को प्रोफेशन कर लिया। और यूनिवर्सिटी में मैं स्पोर्ट्स में इसी की बदौलत गया, और मैंने 4 MA किए, PhD किया, तो सब इसी की बदौलत किया। हिंदुस्तान के रेडियो में, टीवी में हमारे बहुत इंटरव्यू हुए, रेडियो आकाशवाणी में, लखनऊ में इस विद्या को लेके मेरे बहुत इंटरव्यू हुए, और लोगों ने बहुत हमको प्रोत्साहित किया कि इसको आप लगो। और पहले तो लोग सोचते थे कैसी है, लेकिन जब लोगों की भविष्यवाणियां सही होने लगी, तो मेरे पिताजी, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त यार अभी बोलते हाँ ये लाइन सही थी और चीज अलग थी। फिर मैंने पुस्तक लिखी। विश्वशा जी, ये बताइए कि मीडिया में आप कैसे आए? आपके मैंने कुछ शो देखे हैं मीडिया के अंदर, टीवी चैनल्स के ऊपर, तो मीडिया वालों को कैसे पता लगा आपके बारे में? पहला उदाहरण दीजिए आप। जैसे प्रिंट मीडिया में, तो जब मैं 15-16 साल का था, तो मैं लोगों को लिखता था। तो मेरे बारे में, मैं एक बार गया था जयपुर किसी शादी में, तो वहां मैंने किसी का लिखा था। तो किसी का लिखा, तो उन्होंने पेपर में, मेरा पत्रकार थे, तो उन्होंने पेपर में मेरा एक इंटरव्यू डाल दिया। पेपर में इंटरव्यू डाल दिया कि ये व्यक्ति ऐसा लिखता है, 10 से 15 मिनट के बीच में भविष्यवाणी करता है, और सिग्नेचर से बाद। वो सेतु नाम की पत्रिका थी, राजस्थान की, सेतु, जयपुर से निकलती सेतु,
पत्र मैगजीन, मैं आज भी उस मैगजीन से जुड़ा हूं और आज भी मैं अपनी भविष्यवाणी उसमें जरूर देता हूं। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू पहले 15-17 साल की, 18 साल की उम्र, शायद हमको याद नहीं, 18 साल के उन्होंने डाला था। उसके बाद लोगों ने पढ़ा, फिर तरह तरह से लोग हमसे मिलते रहे, अच्छे भी लोग मिले, खराब भी मिले, और कुछ इस विद्या को परखने वाले भी मिले। तो मिलते गए, फिर ऐसे ऐसे लोग मिलते गए, मीडिया वाले भी हमसे मिले और शो पे आमंत्रित किया, काफी शो में हम गए, आकाशवाणी रेडियो से जुड़े। लोगों को अच्छा लगता है कि ये कुछ अलग तरह की साइंस है, लेकिन आज भी लोग इसको पचा नहीं पा रहे हैं, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये कैसे होता है। लेकिन मीडिया वाले हमको कुछ जरूर हमको पसंद करते हैं, क्योंकि ये अलग तरह की साइंस है और मेरी प्रेडिक्शंस औरों से अलग रहती है। ये लगभग सत्यता के ज्यादा करीब होती है। तो मीडिया में लोग हमसे पूछते हैं तो हम तो एक के थ्रू, 2 के थ्रू ऐसे जाते जाते काफी हो गया है, बहुत ज्यादा तो, लेकिन ठीक है, मीडिया में को थोड़ा लोग जानते हैं थोड़ा सा। आप हस्ताक्षर देख के भविष्य बताते हैं, ज्योतिषी जो है कुंडली देख के या अपनी नॉलेज से भविष्य बताता है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, और बहुत ही जिज्ञासु वाला क्वेश्चन है, बहुत ही लोगों को समझने वाली चीज है। सर, ज्योतिष एक शास्त्र है और इसकी गणना लाखों साल, करोड़ों साल पहले से हमारे ऋषि मुनि करके आए हैं। उन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं और उसकी एक क्लास चलती है, उसके स्कूल हैं, उसकी एक डिग्री मिलती है। ठीक उसी तरह से जैसे उस समय अगर ऋषि मुनियों ने ज्योतिष के ऊपर, पराशर ने, रावण संहिता ने, भृगु महर्षि ने ज्योतिष के ऊपर जो पुस्तक लिखी, बिल्कुल उस पुस्तक को पढ़ के और उस पर लोग रिसर्च करके आगे आगे बढ़ रहे हैं। उस पर उनकी गणना थी, ग्रहों नक्षत्र की गणना थी। ठीक इसी प्रकार से जब जिसने पहली पुस्तक लिखी, मान लीजिए पराशर महाराज जी ने भृगु संहिता लिखी, भृगु जी ने, तो उस समय उनको भी स्वयं ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने पुस्तक लिखी। उसके पहले तो कोई पुस्तक थी नहीं। इसी तरह से जो हमको तो स्वयं ज्ञान जो मेरा हुआ, हस्ताक्षर के ऊपर मैंने पुस्तक लिख दी। तो उस समय उनकी पुस्तक बिल्कुल सही थी, और क्योंकि वो लाखों करोड़ों साल पहले की लिखी हुई पुस्तकें हैं, उस पर लोग शोध कर रहे हैं। और ये मेरी पुस्तक लिखी हुई 2001 में है, हस्ताक्षर बोलते हैं। शायद आने वाले समय में इस पुस्तक के ऊपर भी लोग शोध करें और ज्योतिष से बिल्कुल शोध करें। तो जैसे उनकी गणना है, साइंस है ऋषि मुनि के द्वारा, और ज्योतिष की गणना है ग्रह नक्षत्रों का, ठीक इसी तरह से गणना सिग्नेचर्स की गणना है। क्योंकि इसको मैंने जोड़ा हुआ है, मुझको मालूम है कि मैंने जोड़ा हुआ है, और अभी बहुत ज्यादा साल हुए नहीं इसको जोड़े हुए। आने वाले सालों में हो सकता है इसको भी एक, जैसे ज्योतिष की फलित विद्या है वैसे सिग्नेचर की विद्या हो जाए। तो उस समय जिसने पहली पुस्तक लिखी उसने भी स्वज्ञान से लिखी, मैंने भी पहली पुस्तक स्वज्ञान से लिखी। अब आगे लोग रिसर्च करें, ये लोगों के लिए है कि आगे कैसे रिसर्च करते हैं, इसको कैसे लेते हैं, सही है या गलत है, वो तो रिसर्च के बाद ही पता लगेगा कि कितनी सत्यता से आती है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि फलित ज्योतिष से ज्यादा इस पे सटीक फल कथन आ जाते हैं। क्योंकि कुंडली तो गलत हो सकती है, समय गलत हो सकता है, लेकिन सिग्नेचर तो उसी व्यक्ति का हो सकता है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति अपनी सिग्नेचर कहीं से भी करे तो सिग्नेचर तो उसी की होगी। आप करंट सिग्नेचर करें, कुंडली तो वही है, एक ही कुंडली है जो हमेशा चलती रहेगी, जो जन्म से कुंडली बनी हुई है, अंतिम समय तक कुंडली हुई रहेगी। लेकिन सिग्नेचर्स आपके तत्काल की गणना करते हैं, तुरंत की गणना करते हैं। तो और 12 राशियों में पूरी दुनिया बटी हुई है, सिग्नेचर्स हर आदमी की सिग्नेचर अलग अलग बटी हुई है। तो हमारा ये मानना है कि वो शास्त्र बिल्कुल पूर्ण है, ज्योतिष शास्त्र वो ज्यादा पूर्ण है, ज्यादा विश्वसनीयता है। मेरी ये शास्त्र को हम बोलते हैं कि अभी इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता है, आने वाले समय में इसको भी उतनी ही मान्यता मिल जाएगी सर। तो अभी दुनिया में सिर्फ आप अकेले हैं जो कि हस्ताक्षर देख के भविष्यवाणी कर सकते हैं? सर, हमारी जानकारी में ग्राफोलॉजी बहुत है, लोग अभी आए हैं, अभी लोग काफी आ गए हैं इंटरनेट पे, मैंने देखा काफी लोग प्रेडिक्शन करें। लेकिन जब हम करते हैं प्रेडिक्शन, जैसी जो हमारा तरीका है, जिस तरह से हम करते हैं कि किसी के सिग्नेचर देख के उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी हम दे देते हैं बिना कोई अन्य जानकारी के। उस व्यक्ति की सिग्नेचर होती है, उसका अंदाजे से उम्र होती है, 1-2 साल 4 साल का फर्क नहीं पड़ता, तो मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं। तो ऐसा शायद मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, और होगा तो हमको जानकारी नहीं, लेकिन जहां तक हमको जानकारी है कि ऐसा शायद इस तरह से प्रेडिक्शन करने वाले लोग नहीं है। धन्यवाद। मिश्रा जी, ये बताइए कि आपकी हस्ताक्षर बोलते हैं और जो लोग अपने अंगूठियों में या गले पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, या तरह तरह की ज्योतिष बोलते हैं, तरह तरह की अंगूठियां पहनने के लिए बोलते हैं, रत्न बोलते हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क है?
हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और बहुत ही समाज के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सर, ये साइंस ऐसी है कि पूरे सिर्फ ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए है। पूरे वर्ल्ड के हर मानव के लिए है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके लिए। मेरी साइंस बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो वैष्णव धर्म को मानते हैं, वो लोग रत्नों में, पूजा पाठ में, ज्योतिष में, रुद्राक्ष में ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन यूरोप के लोग या पूरे वर्ल्ड के लोग नहीं रखते हैं। तो उनको हम एक सलाह देना चाहेंगे, इस साइंस से ना तो आपको रत्न की जरूरत है, ना रुद्राक्ष की जरूरत है, ना किसी तंत्र की, ना किसी मंत्र की। मात्र आप अपने हस्ताक्षर जो सिग्नेचर्स करते हैं, आप अपनी कलम चेंज करें। अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, आपके रोग ठीक नहीं हो रहे हैं, आपकी कोई समस्या है, आप कलम चेंज करें, स्याही चेंज करें और हस्ताक्षर में थोड़ा सा परिवर्तन करें। आप देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आपकी सारी बाधाएं दूर होना चालू हो जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर पूरे वर्ल्ड के कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, मात्र बिना किसी तंत्र मंत्र के, बिना किसी नग के, बिना किसी पूजा पाठ के उनके आने वाली बाधाओं को कैसे दूर की जा सकती है, तो मात्र अपने हस्ताक्षर को चेंज करें। हस्ताक्षर चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपने मान लीजिए उनके बैंक में सिग्नेचर्स है तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक सलाह देना है, एक डायरी में या एक कॉपी में रोज 108 बार या 100 से ज्यादा बार रोज नई सिग्नेचर्स करें, नई स्याही के साथ। आप ये देखेंगे 3 से 6 महीने के अंदर आने वाली बाधाएं उनकी दूर हो जाएंगी, व्यक्तित्व में उनके निखार आएगा और समस्या का समाधान होगा। तो अगर सिग्नेचर्स वो नहीं चेंज कर सकते कहीं अपने ऑफिशियल, तो अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में रोज 100 बार से ज्यादा सिग्नेचर्स करें, तो आप ये देखेंगे 40 दिन के बाद उनके भाग्य में, व्यक्तित्व में और करियर में परिवर्तन और स्वास्थ्य में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। तो ये तंत्र मंत्र से दूर है, रत्नों से दूर है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस साइंस से लाभ उठा सकता है। ये सबके लिए है। ये एक ऐसी साइंस है कि इसमें न किसी बात का खर्चा, न किसी बात की टेंशन, न किसी से सहयोग लेने की जरूरत होती है। स्वयं के बल से अगर आप करते हैं, अपनी स्याही, कलम और सिग्नेचर चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे आशा के अनुकूल सफलता प्राप्त हो जाती है। मिश्रा जी, एक बात और है, बच्चे जो होते हैं, जब टीनेजर होते हैं, 14-15 साल के, जो प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि जी आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए। उस टाइम पे उनकी सिग्नेचर तो नहीं होती ढंग, यानी कि फ्लक्चुएटेबल होती है, वो हमेशा चेंज करते रहते हैं सिग्नेचर। तो आप समझते हैं कि सिग्नेचर चेंज करने से उनका ध्यान को या उनकी रुचि को चेंज किया जा सकता है? जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं नहीं जी आप इंजीनियर बनिए या आप पायलट बनिए, तो सिग्नेचर चेंज करने से ऐसा कुछ हो सकता है? सर, ये जो आपका ये प्रश्न है बहुत अद्भुत और बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये पूरी दुनिया के लोगों को सलाह देना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपनी सिग्नेचर अभी चालू की है, जो बच्चे हैं, खासकर यूथ, अगर वो अपने प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मान लीजिए वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनकी सिग्नेचर इंजीनियर वाली है, इंजीनियर बनना चाहते हैं उनकी सिग्नेचर स्पोर्ट्स वाली है, स्पोर्ट्स मैन बनना चाहते हैं उनकी सिग्नेचर टीचर वाली है, तो वो अगर अपनी सिग्नेचर पहले से ही चेंज कर देंगे, जिस लाइन में जाना है उस तरह की सिग्नेचर अगर करेंगे, तो उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनके भाग्य में और उनको आशा के अनुकूल सफलताएं, कम परिश्रम से ज्यादा सफलता मिल जाएगी। दुनिया के सारे बच्चे जो अभी सिग्नेचर करना चाह रहे हैं, अपने प्रोफेशन के अनुसार अगर अपनी सिग्नेचर बनाते हैं, तो उनके लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके किस्मत के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप ये पूछेंगे ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति कैसी सिग्नेचर करे, इंजीनियर वाला कौन सा करे, डॉक्टर वाला? तो ये मेरी पुस्तक जो हस्ताक्षर बोलते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट और एक खंड दिया गया है कि आपकी सिग्नेचर्स किस प्रोफेशन से होनी चाहिए, जो सिग्नेचर्स है किस प्रोफेशन वाली सिग्नेचर्स होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर को कैसी सिग्नेचर करनी चाहिए, इंजीनियर्स को कैसी सिग्नेचर करनी चाहिए, वो 2 डॉट लगावे, बहुत से देखा गया पूरी सिग्नेचर लोग करते हैं, लोगों का पहला शब्द बड़ा होता है। उस हिसाब से वो इस पुस्तक में दिया गया है कि इस पुस्तक के द्वारा आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की सिग्नेचर कैसी होती है, तो उसमें ज्यादा सफलता। किसी को खिलाड़ी बनना है तो उसकी सिग्नेचर में क्या सुधार होना चाहिए, उसके नीचे 2 लाइन होनी चाहिए। किसी को अगर इंजीनियर बनना है तो ब्लैक रंग की स्याही और कांटे वाली सिग्नेचर होनी चाहिए। किसी को अगर सामाजिक बनना है तो उनकी गोल गोल सिग्नेचर होनी चाहिए, सारे शब्द राउंड राउंड हो, उनमें नोक ना हो। तो उस पुस्तक के द्वारा, इस पुस्तक में एक खंड है कि आपके प्रोफेशन, आपकी सिग्नेचर्स के द्वारा ही आप
जान सकते हैं। अपनी सिग्नेचर्स के द्वारा आप अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं। मान लीजिए आपकी सिग्नेचर्स आपके प्रोफेशन के अनुकूल नहीं है, तो आप सिग्नेचर चेंज करके उस प्रोफेशन की तरह सिग्नेचर करिए, तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ये देखा गया है, सिग्नेचर्स अगर आपके उसी प्रोफेशन से मेल खाती है, जिस प्रोफेशन को आप करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी सफलताएं मिल जाएंगी। आपने देखा होगा कि जो राजनेता लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, खिलाड़ी लोग होते हैं और अभिनेता नेता होते हैं, उनकी सिग्नेचर्स डिफरेंट होती है। तो उनकी सिग्नेचर्स उन्हीं के अनुकूल होती है। हमसे लोग सलाह भी लेते हैं, मैं लोगों को सिग्नेचर्स बताता भी हूँ कि आपको इस प्रोफेशन में जाना है तो इस तरह की सिग्नेचर करें। सिग्नेचर्स में सुधार करने के लिए हम लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि आपके व्यक्तित्व, आपके प्रोफेशन के अनुसार आपकी सिग्नेचर्स क्या होनी चाहिए। तो जो बच्चे हैं जो अभी सिग्नेचर्स अभी जो 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 अरे करना चाह रहे हैं, वो अपनी सिग्नेचर्स में सुधार करें तो अपने प्रोफेशन के अनुकूल, तो उनको अच्छी सफलता मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट है, उस पर ये पुस्तक मेरी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पुस्तक के द्वारा निःशुल्क देख सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या होगा और आपकी साइन क्या बोलती है। अपने प्रोफेशन के अनुसार अपनी साइन को चेंज करें, स्याही को चेंज करें, कलम को चेंज करें, तो आपको आशा के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। तो सभी युवाओं को, सभी जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनको हम सलाह देना चाहेंगे, जिस लाइन में वो जाना चाहते हैं अपनी सिग्नेचर्स स्वयं चुने और उस सिग्नेचर्स के अनुकूल अपना प्रोफेशन चालू करें, तो उनको आशा के अनुकूल सफलता और अच्छी सफलताएं मिलेंगी सर। अच्छा, अभी ये बताइए, अगर डेनमार्क से कोई आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं आपको कांटेक्ट? बिल्कुल सर, उनका स्वागत है। पूरी दुनिया से मेरे पास लोग वो संपर्क करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा फोन नंबर है। वो डेनमार्क से या पूरी दुनिया से, मैं खासकर जब आप डेनमार्क के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, तो मैं उनके लिए मैं आमंत्रित करूंगा सभी लोगों को, जिसको भी जरूरत हो वो सिग्नेचर्स अपनी करें, अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, मेरे व्हाट्सएप पे भेजें और उनके 1-2 क्वेश्चन उनको मैं बिल्कुल फ्री सलाह दूंगा, बिल्कुल मुफ्त की सलाह मैं दूंगा डेनमार्क के लिए। ये मेरे दिल से रिस्पेक्ट है डेनमार्क वालों के लिए कि 1-2 क्वेश्चन जो उनकी समस्या होगा, मैं बिल्कुल मुफ्त की उनको सलाह दूंगा और उनके जितनी मेरी जानकारी है, आने वाले जीवन में जो समस्याएं, जिसको कैसे सुधारा जा सके, उनके सिग्नेचर में कैसे सुधार किया जा सके, ताकि उनके हेल्थ में, व्यक्तित्व में, उनके कैरियर में, उनकी फैमिली लाइफ में कैसे ज्यादा सुधार आ सके, उसके लिए मैं जरूर ऐसा करूंगा कि 1-2 क्वेश्चन वो अपना लिख के भेजेंगे, जरूर कर देंगे। फुल पूरा फलकथन थोड़ा करने में मुश्किल होगी सबका, लेकिन मैं जरूर ये करूंगा डेनमार्क वालों के लिए सर। धन्यवाद डॉक्टर राजदीपक मिश्रा जी, आपने हमें टाइम दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको और आपके टीवी चैनल को और सारे डेनमार्क वालों को मेरा हृदय से धन्यवाद कि हमारे लायक, हिंदुस्तान के लायक, हमारे लायक कोई अगर सहयोग हो तो मैं जरूर आगे आऊंगा।